गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस के लूसेंट सीरीज में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बहुत से क्षुद्र ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, धूमकेतु के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग अक्षांश और देशांतर के विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी अतिशीघ्र आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं इस एपिसोड को। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि जो बौने ग्रह हैं इसके अंतर्गत अगस्त 2006 की एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का सम्मेलन चल रहा था प्राग में, और यहाँ पर यह मापदंड निर्धारित किया गया था। और उस मापदंड पर कहीं ना कहीं जो यम अर्थात प्लूटो है, इसी को हम लोग प्लूटो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अर्थात इससे पूर्व की जो ये धारणा थी कि हमारे सौर मंडल में 8 की बजाय 9 ग्रह थे, लेकिन यम को 2006 में अर्थात प्लूटो को 2006 में ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ऐसा कौन किया है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। साथ में अगर बात करें प्लूटो के विषय में, तो प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि ग्रह का एक पर्टिकुलर पैमाना होता है, और पैमाना ये होता है कि आकार में यह चंद्रमा से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? चंद्रमा से छोटा होना चाहिए। साथ में इसकी जो कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना चाहिए और वरुण की कक्षा को यह काटता है। तो यहाँ पर कई तथ्य हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी पिंड को हम मान लेते हैं, उसे हम एक ग्रह का दर्जा देते हैं, तो वह एक बात निर्धारित होनी चाहिए कि किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश ना करे। ये पहली शर्त होनी चाहिए। साथ में यह एक ऑर्बिटल शेप में, मतलब एक उसका जो पथ होना चाहिए वो दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए। तो ये सब इसके पैरामीटर हैं, और इन सब पैरामीटर पे कहीं ना कहीं प्लूटो खरा नहीं उतरता है, क्योंकि अपने पूरे एक जब ऑर्बिट करता है सूरज की, तो इस दौरान करीब करीब 11 से 12 वर्षों तक यह वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, और इसलिए इसको प्लूटो को एक ग्रह के दायरे से हम लोग बाहर कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हम सीरस की बात करें, तो इसकी खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, और इसे संख्या 1 से संबोधित किया जाता है, और इसका जो व्यास है बुध के व्यास का लगभग 1/5 है। प्रश्न ज़्यादातर आपके ही प्लूटो से ही पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रह के दायरे से या ग्रह के श्रेणी से अलग क्यों कर दिया गया। तो उसके पीछे ये सब कारण यहाँ पर जो लिखे गए हैं, आप इसको एज इट इज़ याद कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा। साथ में आगे यहाँ पर कुछ लघु सौरमंडलीय पिंडों के बारे में भी चर्चा की गई है, और इसके अंतर्गत अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर एस्ट्रॉयड हैं, और एस्ट्रॉयड में अगर देखा जाए जो एक एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, यह मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इन्हीं की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के मध्य में, और यही जब एस्ट्रॉयड मंगल के गुरुत्वाकर्षण के अधीन मंगल की तरफ आते हैं, और उस दौरान जब मंगल अपने पथ पे आगे निकल जाता है, तो यही एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और किसी ना किसी कारण से पृथ्वी पर हिट भी करते हैं। तो ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें खगोल शास्त्रियों के अनुसार, ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त अर्थात एक क्रेटर बनता है, और इसी प्रकार का एक क्रेटर रूपी झील है जिसका नाम है लोनार झील। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और एक फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, अर्थात
ये एस्ट्रॉयड इतने छोटे होते हैं कि इनको हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए किसी ना किसी हमको इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन फोरबेस्टा एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। साथ में धूमकेतु के विषय में भी हमको स्पष्ट होना चाहिए कि सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं। छोर का तात्पर्य है कि जहाँ से हमारा सौर मंडल का लगभग अंत होता है, जिसका हम तात्पर्य समझें तो अरुण, वरुण और प्लूटो के बाद का जो भाग होता है हमारे सौरमंडल का, है तो सौरमंडल का ही पार्ट, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे ग्रह नहीं है हमारे पास। वहाँ पर टेम्परेचर वैसे ही बहुत कम हो जाता है। उसीलिए कहा गया है कि छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं फूल का एक संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि एक किस रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। साथ में अगर बात करें कि धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूरज की ओर अग्रसर होता है। यह हमेशा नहीं दिखाई पड़ेगा। यह कब दिखाई पड़ेगा? जब यह सूरज की ओर अग्रसर होता है तभी यह दिखाई देता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। देखिए, जब हमने क्या कहा कि सन से इनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर समझें कि सन मान लेते हैं यहाँ पर है, सन के ही एनर्जी से यहाँ से जो इंसोलेशन निकलता है अर्थात सौर जो विकिरण होती है, यही विकिरण आगे चल करके यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रह हैं उसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है, और इसके बाद बहुत दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड हैं जो अरबों की संख्या में विद्यमान हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। और टेम्परेचर जब इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पर लगभग हिमाच्छादित एक प्रकार से ये पिंड हो जाते हैं, हिम से ढक जाते हैं, और ये जब सन के सम्मुख आएंगे, ध्यान रखिएगा कहाँ पे आएंगे, सन के सम्मुख आते हैं, तब जा करके यहाँ के जो बर्फ हैं ये मेल्ट करने लगते हैं, और उसी से हम कहें कि जो भाप निकलती है वही कहीं न कहीं एक पुच्छल तारे के रूप में हमको नजर आती है। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं, और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। क्योंकि आप समझिए, अगर इधर से आपको एनर्जी आ रही है, यहाँ पे जब एनर्जी मिलेगी तो प्रकाश से ये दूर की तरफ जाएगा, इस तरफ यह क्या करेगा, इसकी पूंछ आपकी जाएगी। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो पुच्छल तारे की पूंछ होती है यह सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाती है। साथ में एक धूमकेतु है जिसके विषय में हमको स्पष्टता होनी चाहिए, इसका नाम है हेले। हेले नामक जो धूमकेतु है इसका परिक्रमण काल लगभग 76 वर्षों का है, और यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार जो दिखाई देने का इसका टाइम फ्रेम है ये है 2062। और धूमकेतु हमेशा जो होते हैं हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। यह इसके विषय में कुछ जानकारी हमको स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न देखिए, आपका जो आयोग है जो आरओ यारो के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव किया गया है और जिसका जो उद्देश्य है यहाँ पर प्रश्न बनाने का, ये ज़्यादातर टारगेट लोग लूसेंट के पॉइंटों को ही करते हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको टारगेट करते हैं। तो इसलिए कम से कम हमको लूसेंट का कंप्लीट सीरीज तो पता होनी चाहिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमको स्पष्ट होने चाहिए, और इसके साथ साथ हमको कुछ कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में अगर जानकारी है और हिंदी अगर आपकी बेहतर है तो यकीन करिएगा आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और अपना चयन भी सुनिश्चित कर। इसलिए आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है उस पर विश्वास करें और उसको बेहतर ढंग से आप अप्लाई करें और पढ़ें। चलिए, यहाँ पर अगर आगे हम डिस्कस करें तो कुछ उल्कापिंड भी होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और उल्का जो होता है प्रकाश की चमकीली हरी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्का मतलब क्या होता है, आप समझिए, उल्काएं जो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए फूल के कण होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड बेल्ट से कोई जब पार्टिकल, यहाँ पर सन है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी है,
यहाँ पर मंगल थोड़ा छोटा रहता है, साइज में इतना बड़ा नहीं रहता है। मंगल है और बृहस्पति है, यहीं पर एस्टेरॉयड बेल्ट आपके हैं। यहाँ से जब कोई क्षुद्र ग्रह मान लेते हैं इस तरफ चलता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो यही जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो यहीं पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है, उसके बाद लुप्त हो जाती है। कारण क्या है? यह वायुमंडल में इतना संघर्ष करती है, इतना घर्षण होता है, उसी घर्षण से चमक उत्पन्न होती है और यह जल करके समाप्त हो जाती है। हाँ, जो बड़े आकार के क्षुद्र ग्रह होते हैं यह किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं और उसी से हम कहते हैं पृथ्वी पर क्रेटर का फॉर्मेशन होता है और उसी का परिणाम है जो महाराष्ट्र में लूनार झील हमको देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर आगे अगर हम डिस्कस करें तो पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध है और यह तथ्य हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से जब आता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट है, यानी जो हम व्यवहारिक जगत में जानते हैं, उसके विपरीत जो परिणाम होते हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमारा रिजल्ट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमको यदि स्पष्टता हो जाए तो यकीन करिएगा बहुत सारे प्रश्न हमका हमारे बहुत सहजतापूर्वक सही हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रकाश चक्र हम किसे कहते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो यह एक वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती। इसको एक इमेज के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर दें कि जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर सपोज दैट यह सन है और यहाँ पर पृथ्वी है। आप समझिए यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और जब प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, यह पृथ्वी है, तो प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर जाएगा वही भाग प्रकाशित होगा और लगभग लगभग आधा भाग ही प्रकाशित होता। इसको आप प्रैक्टिकली चाहें तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बल्ब जल रहा है तो बल्ब के सामने जो भी वस्तु है तो वस्तु का जो भाग बल्ब के सम्मुख है वहाँ पर तो प्रकाश होगा और जो भाग विमुख है वो अंधकार होगा। और यह जो प्रकाश और अंधकार का डिवीजन है यह एकदम 50-50 होता है। ध्यान रखिएगा, 50% इधर भाग होगा और 50%। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान हो यह पैरेलल होगा तब होगा, अन्य कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो यह जो ये रेखा है, जो एक भाग इसका प्रकाश और एक भाग अंधकार है और इसी को डिवाइड करने वाली जो यह रेखा है इसी को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश वृत्त। क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और यही सर्किल ऑफ जो इल्यूमिनेशन है इसी का परिणाम है कि पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये सब इसी के परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। और यह जो स्थिति है यह स्थिति होती है दिसंबर की और यह स्थिति इसके ठीक 3 महीने बाद होती है यानी मार्च की होती है। और यहाँ पर अगर देखें तो यह जून की होती है और यह हो जाती है सितंबर की। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की नियरेस्ट दूरी होगी जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो खैर प्रकाश वृत्त क्या है ये हमको स्पष्ट होना चाहिए और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। एक गति होती है एक्सियल मोमेंटम होता है और एक होता है इसका रोटेशनल। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल होता है और एक जो होता है एक्सिस होता है। अर्थात आप यहाँ पर अगर स्पष्ट करें तो ये जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर इस प्रकार से चलती है, एक तो ये इसकी गति हो गई और एक गति हो गई यह अपने एक्सिस पर जो ये घूम रही ऐसे चक्कर लगा रही है अपने एक्सिस पर जो ये करती है ये 24 घंटे में कंप्लीट करती है, बात सभी को पता है। लेकिन अपने ऑर्बिट पर सूर्य की एक परिक्रमा जो पूरा करता है ये लगभग 365 दिन में पूरा करता है, यह भी हमको स्पष्ट है। तो यहाँ पर 2 गति होती है, एक एक्सियल मोमेंट होता है और एक ऑर्बिटल गति होती है। ऑर्बिटल यानी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है दीर्घवृत्त पर और एक्सियल मान अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है। तो यहाँ पर यही दिया है कि 2 गति होती है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व अर्थात एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ पर आप देखिए इमेज में, ये जो इमेज है यह एंटी क्लॉक को मूव करता है क्योंकि क्लॉक तो ऐसे घूमती है लेकिन एंटी क्लॉक यानी ऐसे।
तो यह एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ये भी देखिए एंटी। साथ में अगर बात करें, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं, यह भी नाम आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसको हम घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। लेकिन और अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दैनिक गति। क्या कहते हैं, दैनिक गति, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप दिन और रात हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर लिखा है गया कि इसके कारण दिन व रात होता है, अतः इस गति को हम क्या कहते हैं, दैनिक गति का नाम। और इसी प्रकार जो इसकी दूसरी गति होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना, और इसी को कहते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं, वार्षिक गति। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और इसी के साथ हमको नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नक्षत्र दिवस का तात्पर्य एक होता है कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर, ध्यान रखिएगा, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। जो हमारा हिंदी पंचांग होता है वह नक्षत्र दिवस के अनुसार मूव करता है, जबकि जो हमारा एक प्रकार से इंग्लिश कैलेंडर होता है, अंग्रेजी वाला होता है, यह किस आधार पर चलता है, तो यह सोलर के आधार पर चलता है, सन के आधार पर। लेकिन हमको ये नक्षत्र दिवस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक नक्षत्र जब गुजरता है, और वो भी कब, मध्याह्न के समय, मध्याह्न रेखा की बात हो रही है, फिर दूसरा जब नक्षत्र गुजरता है, तो इन दोनों के मध्य का जो ड्यूरेशन होता है उसी को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ये जो नक्षत्र दिवस होता है यह भी लगभग 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। और इसी प्रकार जो सौर दिवस होता है, यहाँ पर जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसकी परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब उसे सौर दिवस के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस अवधि को हम क्या कहते हैं, इसको 24 आवर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो बस बेसिक यहाँ पर यही है कि जो हम लोग नॉर्मली कंडीशन में जानते हैं वह सौर दिवस होता है, लेकिन नक्षत्र दिवस हमारा हिंदी पंचांग के अनुसार होता है, जिसकी गणना हम नक्षत्रों का एक के बाद दूसरे गुजरने की अवधि के दौरान में करते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमको डिफरेंस देखने को मिलता है हिंदी पंचांग में, कि एक ही दिन में दो दो वहाँ पर आपको कह सकते हैं तिथि देखने को मिलती है। उसका कारण यही है, एक नक्षत्र गुजरा और दूसरा नक्षत्र भी गुजर जाता है, इसलिए एक ही दिन में दो हमको तिथि देखने को मिलती है। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ नोट के रूप में है, इसे भी ध्यान रखना है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर अर्थात 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड अर्थात 1,07,280 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यह सूर्य के चारों ओर घूमती है अपने ऑर्बिट पर। और जबकि अपने एक्सिस पर जो यह चक्कर लगाती है उस समय इसकी स्पीड होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस हमको याद होना कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो जब ऑर्बिट पर यह आगे बढ़ती है, ये ऑर्बिट पर जिस गति से आगे बढ़ती है, यहां पर इसकी गति 1,07,000 किलोमीटर के आसपास, जबकि अपने एक्सिस पर ये जो मूव करती है यहां पर इसकी गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही साथ पृथ्वी दोनों प्रकार की गतियों को संपन्न करता है, ये बात हमको स्पष्ट होनी। चलिए यहां पर फिर अगर आगे हम डिस्कस करें तो इसी दौरान हमको दो स्थितियां मिलती हैं। वो एक स्थिति है उपसौर की, एक स्थिति है अपसौर। ये क्या होती है यह भी थोड़ा हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए पहले इमेज पे आते हैं, फिर इसकी हम बात करें। अगर हम इमेज के बारे में डिस्कस करें, इनको पहले सबको हम बताते हैं और मान के चलते हैं कि इमेज आपको स्पष्ट। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये है दिसंबर की समय और इसी के ठीक कुछ समय पश्चात यानी 3 जनवरी का समय। और 3 जनवरी के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे कम होती है।
जब दूरी सबसे कम होती है तो उसको हम कहते हैं उपसौर। और ऐसे ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते जब सूर्य से अत्यधिक दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और यह जो स्थिति होती है यह होती है 4 जुलाई। तो ये बात आपके मन में स्वाभाविक तौर पर आता होगा कि चूंकि जब सूर्य से एकदम करीब है पृथ्वी 3 जनवरी को, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग जनवरी में मैक्सिमम ठंडक की अनुभूति, और जस्ट इसके अपोजिट आप यहाँ पर देखिए जुलाई में, 4 जुलाई में सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर पृथ्वी होती है। और जब मैक्सिमम दूरी पर होगी तो स्वाभाविक तौर पर एनर्जी कम मिलेगी, और एनर्जी कम मिलेगी तो ठंडक होना चाहिए। लेकिन इस दौरान हमको चरम गर्मी मिलती है। तो इस दौरान हमको गर्मी मैक्सिमम मिलती है और इस दौरान हमको ठंडक मैक्सिमम मिलती है, जो इस खगोलीय स्थिति के एकदम अपोजिट है। और इसको बहुत बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोगों को अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, जो यहाँ पर समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह वीडियो के माध्यम से ही संभव हो। ऑडियो में उस समस्या का समाधान थोड़ा कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इतना समझिएगा कि यह जो स्थिति है इस समय जो होता है, हमारा नॉर्थ पोल जो है और यहाँ पर साउथ पोल है। नॉर्थ पोल जो होता है यह सूर्य के विमुख हो जाता है, और हम लोग जिस गोलार्ध में हैं वो गोलार्ध है नॉर्थ गोलार्ध। और इसलिए नॉर्थ गोलार्ध सूर्य के विमुख होने के कारण यहाँ पर उतनी एनर्जी नहीं पहुँच पाती है जितनी पहुँचनी चाहिए। इसलिए पूरे अर्थ पर मैक्सिमम टेम्परेचर मिलने के बावजूद उत्तरी गोलार्ध में ठंडक की अनुभूति होती है, जबकि जुलाई में यहाँ पर नॉर्थ गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को न्यूनतम टेम्परेचर प्राप्त होने के बावजूद, क्योंकि नॉर्थ गोलार्ध सूर्य के सम्मुख है, इसलिए यहाँ पर गर्मी की अनुभूति हम लोगों को होती है। तो यह इसका एक संक्षेप में डिस्कशन है जो हमको समझ में आना चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिखा गया है कि उपसौर और औपसौर, यहाँ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, ये बात पहले ही समझ चुके हैं। और जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। दीर्घवृत्त का तात्पर्य क्या है? दीर्घवृत्त का तात्पर्य यही है कि इसको अच्छा एक बार हम और आपके सामने यहाँ पर बना देते हैं अपने से, कि जिससे थोड़ा सा आप ये वाला ले लें, इससे थोड़ा सा आपको पता हो जाए। ये सपोज दैट है आपका एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पर पृथ्वी परिक्रमा करेगी और यहाँ पर सन। अब देखिए, कोई भी जब इलिप्टिकल शेप होता है या दीर्घवृत्त होता है तो दीर्घवृत्त का 2 न्यूक्लियाई होता है, 2 फोकस होता है। लेकिन इसके किसी एक फोकस पर सन है। जब किसी एक फोकस पर सन है और इसके परितः पृथ्वी जब परिक्रमा करेगी तो स्वभावतः एक बार करीब आएगी और एक बार मैक्सिमम दूरी पर जाएगी। तो जब न्यूनतम दूरी पर होगी तो उसको उपसौर, और जब मैक्सिमम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर की स्थिति हम लोग कहते हैं। ये बात हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी शेष चर्चाएं तो हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। यहीं पर यहाँ पर लिखा गया है, और यह जो न्यूनतम डिस्टेंस है यह 3 जनवरी के समय देखने को मिलती है। और इस समय सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। लेकिन जब अपसौर की स्थिति होती है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति होती है, तो पृथ्वी सूर्य से दूर होता है, और यह स्थिति होती है 4 जुलाई का। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। आप समझिए यहाँ पर कितना, लगभग 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस आता है। आप समझिए 14.7 से 15.2 का मतलब है लगभग 0.5 करोड़ किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। इसका तात्पर्य 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस होता है अपसौर और उपसौर की स्थिति। साथ में यहाँ पर एक एप्साइड रेखा भी होती है, इसके बारे में भी डिस्टेंस होना है, हमको स्पष्टता होनी चाहिए। तो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसको कहते हैं एप्साइड। इसका तात्पर्य है
आप देखो यहाँ पर थोड़ा हम बनाने में सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाथ से बनाया जाता है तो त्रुटि हो जाती है, स्वभावतः हम मानते हैं। लेकिन मान के चलते हैं कि ये जो रेखा है, मान लेते हैं ऐसे, इस देखो यहाँ पर, और यहाँ पर पृथ्वी है ऐसे। ये स्थिति जो है हटा दें आप, सही हो गया कुछ थोड़ा थोड़ा। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं एप्साइटिक रेखा। एप्साइटिक रेखा का तात्पर्य है एक समय यहाँ पर उपसौर है, उपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरे, उसी को कहते हैं एप्साइटिक लाइन। ठीक है, यहाँ पर अगर आगे डिस्कस करें तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में भी हमको स्पष्टता होनी चाहिए। और जो अक्षांश और देशांतर है, इसके बारे में हम पहले आपको ऐसे ही डिस्कस कर देते हैं, फिर आप इसको समझिए। सपोज दैट यहाँ पर हम एक पृथ्वी की कल्पना करते हैं, कल्पना ही करना है क्योंकि स्वभावतः तो पृथ्वी यहाँ पर दिखा पाना और बना पाना थोड़ा जटिल कार्य है, फिर भी आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक हम इस तरह से रेखा ले रहे हैं और एक रेखा अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री, और इसके इस तरफ अगर आप चलते हैं तो एक एक डिग्री पर अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, और इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री तक कोण बनते हैं। और ऐसे में अगर आप एक एक डिग्री पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें और ये इस आप मान चलिए जैसे एक सेब है, एक बॉल है, उसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ की जा रही, तो यह एक सर्किल बनता है। क्या बनता है? एक सर्किल बनती, सब सर्किल है, जितना आप बनाएंगे सब सर्किल है, और सब सर्किल एक एक डिग्री पर ही बनाई जाती है। कितने डिग्री? एक एक डिग्री पर ही सर्किल बनाई जाती है। इसी तरह नीचे भी है, इसी तरह मतलब उत्तर की तरफ भी है, दक्षिण की तरफ भी है। इसके इधर को हम नॉर्थ कहते हैं और इधर को हम साउथ कहते हैं। ऐसे में अगर सर्किल की बात करें हम, तो जो नॉर्थ की तरफ सर्किल बने हैं, अर्थात यह 1 डिग्री की सर्किल है, 2 डिग्री की सर्किल, ऐसे सर्किल, तो सर्किल जो बनेगी यह 90 डिग्री वाली सर्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह एक बिंदु है। इसके अलावा सर्किल आपकी 89 मिलेंगी, 89 सर्किल नॉर्थ में मिलेगा और 89 सर्किल आपको साउथ में मिलेगा, और एक सर्किल आपकी 0 डिग्री। तो टोटल यहाँ पर सर्किल जो बनती है वह बनती है 117, अर्थात जो अक्षांश रेखाओं की संख्या मिलती है यह 179 है। ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में जो दो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो डिस्टेंस होता है यह हर जगह समान होता है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, और यह लगभग 111 किलोमीटर के डिफरेंस पर होती है। साथ में यहां पर प्रत्येक जो अक्षांश रेखाएं होती हैं एक सर्किल का निर्माण करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं यह सर्किल छोटा होता चला जाता है, अर्थात उस सर्किल का रेडियस कम होता रहता है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं यह सदैव एक पोल से प्रारंभ होती हैं और दूसरे पोल पर जाके समाप्त होती हैं। यह हमको ध्यान होना, अर्थात जो हमारा देशांतर रेखाएं होती हैं यह सर्किल नहीं होती। हाँ, सर्किल जैसा लगेंगी, लेकिन इनका जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक पोल से ये प्रारंभ होती है, दूसरे पोल पर समाप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य ये अर्ध सर्किल होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, और सभी की साइज सेम होगी। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं जो होती हैं सभी एक दूसरे के समान होती हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अक्षांश रेखाएं समान नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी इनका आकार छोटा होता चला जाता है। साथ में यहां पर अगर बात करें कि जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। साथ में इनके मध्य का जो डिस्टेंस होता है दो देशांतर रेखाओं के मध्य में इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, यह भी लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे
तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो डिस्टेंस है एक कम होता चला जाता है। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। यही सब चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर अक्षांश के विषय में हम बात करें तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त जो होता है इसे जीरो अक्षांश कहते हैं। साथ में इसके उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का जो अक्षांश है यह 90 डिग्री से अधिक हो ही नहीं सकता। अब विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध का नाम दिया जाता है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसा हम इमेज में ही देख चुके हैं। साथ में यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर आप गमन करेंगे तो आपको ये रेखाएं नजर आएंगी। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं और एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। ये जो रेखाएं ड्रा की जाती हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ड्रा की जाती है। साथ में अक्षांश रेखा इसे हम कहते हैं और भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री और यहाँ पर उसके प्रत्येक स्थान पर 0 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि जब समानांतर है तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसके दक्षिण में स्थित, ठीक है, यहाँ पर टोटल दो अक्षांशों के मध्य के डिस्टेंस को कितना कहते हैं 111 किलोमीटर है और दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं कटिबंध कहते हैं। साथ में यहाँ पर संख्या भी गिन करके लिख दिया है 179 होती है, हमने आपको बता ही दिया है। साथ में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको हम मकर रेखा, ठीक है। फिर अगर बात करें देशांतर की तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, क्योंकि जो 0 डिग्री की रेखा होती है, ये जो 0 डिग्री की रेखा होती है इसी को कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। और ठीक इसके जस्ट अगर बात करें एक और रेखा भी ड्रॉ, एक और मानचित्र भी ड्रॉ कर देंगे हम, जिससे आपको थोड़ा सा और स्पष्टता हो जाए। ऐसे अब देखो उसी ग्लोब को हमने काट करके इस प्रकार से कर दिया। यह 0 डिग्री वाली रेखा है जिसको हम प्रधान यामोत्तर कहते हैं। और चूंकि अगर एक बिंदु के चारों तरफ आप, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बिंदु के चारों तरफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो चूंकि एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है तो 360 रेखाएं हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर अगर रेखाओं को हम ड्रॉ करें ऐसे ऐसे 1 डिग्री पर ऐसे ऐसे ड्रॉ करें तो 180 रेखा ए होगी और 180 रेखा ए, अर्थात ग्लोब को अगर बीच से काटा जाए तो आप समझिए 180 की रेखा दोनों तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, यह जो 180 नंबर वाली रेखा है वही रेखा यहाँ भी है, वही रेखा यहाँ पर भी है, अर्थात उसी की गणना 2 बार हो रही है। ध्यान रखिएगा, उसी की गणना 2 बार हो रही है। इसका तात्पर्य है अगर हमको काउंट करना है कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि देखिए 180 अगर हम इधर मानते हैं तो 180 इधर रेखा हो, 180 रेखा इधर हो गई, एक रेखा आपकी ये 0 डिग्री वाली हो गई। लेकिन 180 वाली जो लाइन है वह 2 बार हमने काउंट किया, इसलिए 180 180 प्लस एक रेखा आपकी 0 डिग्री वाली है प्लस 0 डिग्री वाली एक रेखा है। लेकिन हमने 180 डिग्री वाली रेखा को 2 बार काउंट किया है, इसलिए हम माइनस इसमें से करते हैं 180 वाली लाइन जो एक रेखा है, और इस प्रकार आप काउंट करेंगे तो टोटल 360 रेखाएं हमको, वही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो हमको ध्यान में रखना है। और साथ में यहाँ पर दूरी भी 111.2 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ आप बढ़ेंगे इनके मध्य की दूरी घटती चली जाती है, ठीक है, के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ दूरी बढ़ रही है, इसका तात्पर्य वही है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे दूरी बढ़ेगी और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी। साथ में देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई, और ठीक है इसी को सब सही करने के लिए कहीं न कहीं इसको फ्लैट रूप में दिया गया है। और जो 180 डिग्री वाली रेखा है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को कहते हैं डेट लाइन।
ए मानी जाती है डेट लाइन, और जो 0 डिग्री वाली जिसको प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग टाइम लाइन। क्या कहते हैं? टाइम लाइन। और इसी के सापेक्ष में चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, तो 24 घंटे में यह पृथ्वी पूरा घूमती है कितना? 360 डिग्री। इसलिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 डिग्री मतलब 1 मिनट में ये जो डिस्टेंस तय करती है, ये करती है 4 डिग्री का। ध्यान रखिएगा। ये हम नहीं, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हमने लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए था 1 डिग्री जो मूव करती है, ये करती है 4, ठीक, अर्थात 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। और इन्हीं सब आधारों पर हम लोग निकालते हैं, क्योंकि भारत जो है इस प्रधान यामोत्तर रेखा से लगभग 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, क्योंकि इसके इधर के भाग को पूरब और इधर के भाग को पश्चिम कहते हैं। ऐसे में 82.5 डिग्री को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करें इस अनुसार, यह लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इसलिए भारत का जो समय है यह लंदन के समय से 5.5 घंटे क्या होता है? आगे होता है। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 180 डिग्री पूरब और दक्षिण, यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। बाकी आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। जो हमने समझाया वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कोई विशेष चिंता का विषय नहीं। और एक बात और आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि एक हमारा अलग से चैनल है ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल के नाम पर, इस पर स्पेशल टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीडीसी, जीआईसी और यूपीएससी जैसे एग्जामों को टारगेट किया जाता है। और इस चैनल को आप विजिट करें, और इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ज्योग्राफी की क्लासें उपलब्ध हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।